नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। दूसरी तरीका से देखते हैं, जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वक्ता मतलब वो बोलने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला। अगर बोलने वाले का अभिप्राय सुनने वाला समझ जाता है कि बोलने वाला क्या बात कह रहा है, या लेखक जिसने लिखा हुआ है लिखने वाले की बात पढ़ने वाला समझ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण, विद्या धन के समान है। इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसका पूरा पूरा अर्थ हमारी समझ में आ रहा है, इसलिए यह वाक्य है। वाक्यांश समझ लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। ये जो वाक्यांश हैं ये भी शब्दों का समूह होता है, इसका भी अर्थ निकलता है लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि। यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं दरवाजे पर, ये हमें पता चल रहा है कि दरवाजे पर कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाक्यांश है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य समझ लेते हैं। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि वाक्य में किसी के बारे में अगर कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। इसको एक तरीका से समझ लेते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इसमें पूनम कर्ता है। इस वाक्य में पूनम के बारे में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, क्योंकि उसी के बारे में बात बताई जा रही है। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता के बारे में जो कुछ बात कही जाती है उसको विधेय कहा जाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, पूनम इसमें उद्देश्य है क्योंकि ये कर्ता है। इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। पूनम किताब पढ़ती है, इसमें पूनम के बारे में कहा गया है, पूनम उद्देश्य हुआ, और जो बात कही जा रही है वह है किताब पढ़ती है, तो ये विधेय होगा। इसको इस तरीक़ा से समझते हैं। पूनम किताब पढ़ती है, ये वाक्य है, पूनम किताब पढ़ती है। इसका उद्देश्य पूनम होगा और विधेय किताब पढ़ती है, यानी कि जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जिस कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय होता है। वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के बारे में समझ लेते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों से कुछ ना कुछ हमें जानकारी अवश्य मिलती है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ था, तो यहाँ ये एकदम सीधा सरल वाक्य होते हैं, तो ये आसानी से समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिल रही है, किसी के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है।
कि इसमें निषेध किया जाता है किसी चीज़ के। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, इनको नकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। निषेध, कार्य के प्रति निषेध व्यक्त किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न किया जाता है, इसके नाम से ही विदित है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, राम के पिता कौन थे। यानी कि इसमें प्रश्न किया जाता है और इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है। ये भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है साथ में। जैसे आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ओहो के बाद भी लगा हुआ है, तो इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें आश्चर्य की बात भी बताई जा रही है, दुख की, हर्ष की बात बताई जाती है। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों के द्वारा आज्ञा दी जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। उदाहरण, कृपया बैठ जाइए, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है बैठने के लिए कि कृपया बैठ जाइए। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, तो यहाँ पर आज्ञा दी जाती है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा दर्शाई जाती है या जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको भी दर्शाया जाता है, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। इसमें एक तो ये आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और दूसरा उसकी इच्छा है, आकांक्षा है कि तुम्हें भगवान दीर्घायु करे। नववर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ पर आकांक्षा दर्शाई जा रही है कि जो तुम्हारा नववर्ष है, नया वर्ष है, वो मंगलमय हो, कुशलपूर्वक बीते। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी संकेत या इशारे का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी संकेत या इशारे के द्वारा जो बात दर्शाई जाती है ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, राम का मकान उधर है, यहाँ राम के मकान के बारे में बताया जा रहा है इशारा करके कि राम का मकान उधर है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरे वाक्य में बताया गया है कि अगर वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी, तो इसमें वर्षा होने के कारण फसल के अच्छे होने की ओर संकेत किया जा रहा है कि अगर फसल अच्छी होगी तो किस कारण होगी, वो वर्षा होने से ही। अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, तो इसमें इशारा किया जा रहा है फसल की तरफ कि वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी। संदेहवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह या भ्रम का बोध होता है, ज्ञान होता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, वह अब आ चुका होगा, यानी कि वो आया है या नहीं आया है इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ संदेह उत्पन्न किया जा रहा है, वह अब आ चुका होगा। दूसरा वाक्य, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो पढ़ा है, लिखा है या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें संदेह है, शक है, भ्रम है। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में समझ लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। विधेय और उद्देश्य के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और मेन चीज़ क्या होती है कि इन वाक्यों में क्रिया भी एक ही होती है। जैसे, मुकेश पढ़ता है, मुकेश उद्देश्य है और पढ़ता है विधेय है, यानी कि इसमें एक ही विधेय होता है और क्रिया भी एक ही होती है।
वो सरल वाक्य होते हैं। दूसरा, राकेश ने भोजन किया, इसमें राकेश उद्देश्य है, ने भोजन किया विधेय है, क्योंकि एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी इसमें, तो वो सरल वाक्य होते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, यानी कि इसमें दो सरल वाक्य होते हैं लेकिन वो समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जिन्होंने भी समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके अव्यय का एक वीडियो डला हुआ है, उसकी लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, अव्यय के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें दो सरल वाक्य होते हैं लेकिन वो समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी कि वो सुबह गया था और शाम को लौट आया, और शब्द इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, उसके सहारे ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। ये दोनों सरल वाक्य हैं, वह सुबह गया और दूसरा वह शाम को लौट आया। जब दोनों को जोड़ा गया तो और लगा दिया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसमें पर समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है, ऊपर वाले वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ था। संयुक्त वाक्य को पहचानने का सीधा एवं सरल तरीका है, इसमें दोनों जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। और जिन्होंने भी अव्यय का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक पर जाकर अव्यय का वीडियो देख सकते हैं। तीसरा, मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है या मुख्य होता है और उसके अलावा जितने भी उपवाक्य हैं वो आश्रित होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। जैसे, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, इसमें प्रधान उपवाक्य ज्यों ही उसने दवा पी ये होता है, वह सो गया ये आश्रित उपवाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम उत्तीर्ण कब होंगे? अगर हम परिश्रम करेंगे तो, क्योंकि ये उस पर आश्रित है, परिश्रम करेंगे तभी हम उत्तीर्ण होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। इनको इस तरीक़ा से समझ लेते हैं। तीनों जो वाक्य हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। पहचान, सरल वाक्य की पहचान एक उद्देश्य प्लस एक विधेय होता है इसमें, तो सरल वाक्य बनता है। उदाहरण, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सूर्योदय इसमें उद्देश्य है, होने पर कुहासा जाता रहा विधेय है, तो इन दोनों को मिलाकर सरल वाक्य बनता है। एक उद्देश्य प्लस एक विधेय मिलाकर सरल वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य, प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य मिलाकर मिश्र वाक्य बनता है। इसकी पहचान जो मिलाने वाले शब्द होते हैं कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि, ये शब्द अगर जिस भी वाक्य में आते हैं तो वो मिश्र वाक्य होता है और इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, इसमें ये प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, यानी कि जो ये मिलाने वाले शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, अगर इनके साथ जो उपवाक्य प्रारंभ होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे ही, इसमें जैसे शब्द लगा हुआ है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, ये आश्रित उपवाक्य। जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। संयुक्त वाक्य समझते हैं। सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी कि दो सरल वाक्य होते हैं और वो आपस में
समुच्चयबोधक अवयवों के साथ जुड़े रहते हैं। जोड़ने वाले शब्द और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो आदि। उदाहरण, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। देखो, एक ही वाक्य है ये, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये सरल वाक्य है। इसको हम मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं और इसे संयुक्त वाक्य में भी बदल सकते हैं। जब इसको हमने मिश्र वाक्य में बदला तो जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। उसमें हमने जैसे और वैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मिश्र वाक्य बन गया। और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इन सरल वाक्य को दो सरल वाक्यों में हमने परिवर्तित कर दिया। पहला सरल वाक्य हुआ सूर्योदय हुआ और दूसरा कुहासा जाता रहा, और इन दोनों सरल वाक्यों को हमने और समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। सूर्योदय हुआ पहला सरल वाक्य, कुहासा जाता रहा दूसरा सरल वाक्य, और इसको योजक शब्द है, इसको जोड़ने वाला शब्द है और, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। आश्रित उपवाक्य, अब आश्रित उपवाक्य के बारे में समझते हैं जो कि मिश्र वाक्य में आया हुआ था। ये तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहले संज्ञा उपवाक्य के बारे में जान लेते हैं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना जाऊँ। ये वाक्य समझ रहे होंगे। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। क्योंकि वह चाहता है, इसमें वह एक सर्वनाम है, उसी के स्थान पर आ रहा है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ये इसको पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है कि ऐसे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य की शब्द से प्रारंभ होते हैं। वह चाहता है कि, ये जो कि मैं कभी ना आऊँ, ये संज्ञा उपवाक्य है। इसको पहचानने का आसान तरीका यही है कि संज्ञा उपवाक्य की शब्द से प्रारंभ होते हैं। दूसरा, विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। इसमें घड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। मुझे पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली घड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि वो मेज पर रखी है। तो यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है वह विशेषण उपवाक्य है। और ऐसे वाक्यों की पहचान, ऐसे शब्द जो से प्रारंभ होते हैं, अधिकतर जो शब्द होते हैं वो जो से प्रारंभ होते हैं, तो इसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा सर्वनाम उपवाक्य की विशेषता बताई जाती है। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसमें क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है, और वो किसके द्वारा? आश्रित उपवाक्य की क्रिया के द्वारा। जैसे, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये ऐसे शब्द जब से प्रारंभ होते हैं, ज्यों ही से प्रारंभ होते हैं, जब से या ज्यों ही से, तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। और दूसरी बात इसमें बताई गई है, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। इसमें जब मैं सो रहा था तो विशेषता बताई जा रही है कि मेरे पास कोई आया हुआ था, तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य जब वह मेरे पास आया है। धन्यवाद। आपको वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे।